तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जाओ किंग ने फिलहाल यहाँ पे जो किंग वू का क्लोन था उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब आगे और फिलहाल यहाँ पर जाओ किंग के जय जयकारे होने लगे थे। किंग युवान को देखा जा सकता था जिसका कि इस समय चेहरा पूरी तरह से बन चुका था। अब किंग युवान क्योंकि इस समय पावर लेवल भी जाओ किंग का बढ़ चुका था, तो यहाँ से ये भागने को देखता है और इसके पीछे पीछे इसके जो बचे कुचे साथी थे अल्फा लेवल वाले वो भी निकलने को देखते हैं। और फिलहाल इन्हें रोकने के लिए वे कांगलांग, ब्लैक वेनम किंग और बाकी लोग भी इन्हें चेज करना शुरू कर देते हैं। पर तभी जाओ किंग का यहाँ पर आवाज सुनने को मिलता है कि मैंने तुम्हें मौका दिया था और तुमने काफी मनमानी की है, आज मुझे उस गलती को सही करने दो। जाओ किंग अचानक से गायब होते हैं और सीधा की युवान के सामने प्रकट होते हैं। इनके हाथों में इनका वही वाला स्पीयर भी था और सीधा इससे ये की युवान की तरफ अटैक कर देते हैं। हालांकि की युवान अपने आसपास कुछ मेटालिक डिफेंसेस को तो बनाता है, पर सामने वाला अटैक कुछ ज्यादा ही पावरफुल था। इसके डिफेंस टूट जाते हैं, ये पीछे की तरफ गिरता है और अब भीख मांगने लगा था कि मैजेस्टी मैं सरेंडर करता हूं, मुझे माफ कर दीजिए। पर जाओ किंग ये रुकते नहीं है, सीधा जो थंडर पावर था इसमें स्पीयर में ये इसके आर पार निकाल देते हैं। मरते मरते भी की युवान कहता है कि जाओ किंग वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अब जो की आर्मी थी उनका तो मोरल अप डाउन हो चुका था और वही जो बाकी अल्फा लेवल के एक्सपर्ट्स थे उन्हें जाओ युवान, टून टून, वे कांगलांग वगैरह ने घेर लिया था और पलक चपकते इन तीनों को भी मार दिया जाता है। लोग यहाँ पर काफी खुश थे कि पहले वाले जो जाओ किंग थे अब वो शायद वापस आ चुके हैं। जाओ युवान भी इन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करता है। हालांकि इन्हें मालूम था कि किंग वू वाले यानी वो एम्पायर वाले इन पे अटैक कर सकते हैं, पर फिलहाल क्योंकि उनका बैटल स्वॉर्ड एम्पायर और बाकी एम्पायर से चल रहा है तो उनके पास इतना टाइम नहीं होगा। प्रिंस युवान इनसे बात कर ही रहे थे तभी अचानक से इनकी ब्रीथिंग थोड़ी हाई हो जाती है और ये बेहोश हो जाते हैं। फिलहाल युवान को इनके कमरे में ले जाया जाता है। इनकी आंखों के सामने अंधेरा छा चुका था और बेहोश होने से पहले युवान ये भी कहते हैं, यार अभी भी मैं काफी वीक हूं। समय बीतता है, किंग की का रेबेलियन ये तो अब समाप्त हो चुका था और 1 महीने बाद फन्नी युवान जागते हैं और याओ याओ ये यहाँ पे आती है और कहती है, अगर तुमने प्रीमियल के उस प्रैक्टिस नहीं किया होता तो तुम कब के मारे जा चुके होते। और ये गुस्से में कहती है कि मैंने तुम्हें एडवाइस भी किया था कि इस मेथड को यूज मत करना, एटलीस्ट जब तक तुम्हारा पावर लेवल अल्फा या युवान गेट लेवल पे ना पहुंच जाए। हालांकि जाओ युवान यह भी खुश भी था क्योंकि इसका जो पावर लेवल था की के मामले में वो मिड की लेवल पे पहुंच चुका था। बैटल का ही कमाल था। और युवान कहते भी है, हालांकि सिल्वर शैडो की मदद से मेरा पावर लेवल अल्फा लेवल पे तो पहुंच जा रहा है, पर कुछ भी हो वो मेरा पावर नहीं है और मुझे जल्दी जल्दी अब एडवांस करना है। याओ याओ को भी अच्छा लगता है कि ये बंदा अभी भी डिपेंडेंट नहीं हो रहा है। फिलहाल इनकी बातें चल रही थी और याओ याओ बताती कि वैसे क्योंकि अब तुम जाग गए हो तो तुम्हें सो यूवे से मिलना चाहिए, उसे कुछ प्रॉब्लम्स है। अब युवान सोचता है कहीं उसने वो जो पावर यूज किया था उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गया। याओ याओ बताती है वैसा कुछ नहीं है, प्रॉब्लम कुछ अलग है, जब तुम मिलोगे तो तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। और ये थोड़ा बहुत यानमिंग स्वॉर्ड से रिलेटेड कुछ चीजें बताती। अब युवान भी यहाँ पे रुकते नहीं है, सीधा यूवे से मिलने के लिए निकल जाते हैं और फाइनली इनकी मुलाकात यूवे से होती है। ये काफी खुश थी कि फाइनली आप जाग तो गए। युवान स्माइल करता है और इसे पहले थैंक्स बोलता है और कहता है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम, कुछ भी चाहिए बताओ बस। पर यूवे भी कहती है कि ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें आप मेरी हेल्प नहीं कर सकते हो और फिलहाल ये लेकर इसे एक कोर्टयार्ड की तरफ बढ़ती है। अब यहाँ पर 2 लोग बैठे थे, इनमें से एक तो यूवे के ग्रैंडफादर थे जिसे युवान जानता था और दूसरे बंदे एक ग्रे रोब में बैठे थे। इन्हें देखकर युवान भी हैरान थे क्योंकि एक अलग मिस्टीरियस लेवल का पावर जाओ युवान फील कर सकता था। अब ओल्ड मैन भी जाओ युवान की तरफ देखते हैं और उसके बाद यूवे से कहते हैं, तो यही वो लड़का है जिसकी वजह से तुम मेरे साथ जाना नहीं चाहती हो। अब युवान इतना तो अंदाजा लगा लेते हैं ये जो ओल्ड मैन है ये अल्फा लेवल से भी कहीं ऊपर है। जाओ युवान इन्हें ग्रीट करता है और पूछता है कि आप यूवे को कहाँ लेके जाना चाहते हैं। ये कहते बस मुझे लेके जाना है क्योंकि इसमें मेरा इंटरेस्ट आ चुका है, यानी ये इसे डिसाइपल बनाना चाहते थे। वैसे तो प्रिंस युवान भी जानते थे कि यूवे का टैलेंट कहीं ज्यादा ऊपर है और ये कहीं भी जाए चमक सकती थी। और एल्डर का भी यही कहना था कि यूवे के लिए फिलहाल यहाँ पर कुछ वैसा कल्टिवेशन के लिए अच्छा नहीं है। और युवान यहाँ पर यूवे के लिए काफी खुश थे कि यूवे को जाना चाहिए, पर ग्रे रोब्ड एल्डर कहते हैं लेकिन ये जाना नहीं चाहती है। जब युवान शॉक्ड था और यूवे से पूछता है ऐसा क्यों। यूवे कहती है ऐसा नहीं है कि मैं जाना नहीं चाहती हूँ। अब ग्रे रोब्ड एल्डर हंस के कहते हैं इसका एक कंडीशन है, वो तुम्हें भी साथ लेके जाना चाहती है। युवान अब हंसे की रोए, इन्हें समझ में नहीं आता है। ये समझ रहे थे कि यूवे ऐसा क्यों कर रही है क्योंकि ओल्ड मैन काफी पावरफुल है और इनके थ्रू युवान भी ग्रो हो सकता है। यूवे इस बारे में सोच रही थी और ग्रे रोब्ड एल्डर कहते हैं अगर मैं सही बोलूं तो तुम भी कुछ कम नहीं हो, मतलब टैलेंट के मामले।
तुम्हारे पास सेक्रेड ड्रैगन की ब्लेसिंग्स हैं, मतलब थी, और तुम्हारे टीचर भी काफी पावरफुल हैं, इसलिए तुम मेरे लिए सुटेबल नहीं। प्रिंस युवान हैरान थे, मतलब ये बंदा एक नज़र देख के ये उसको इतना भी पता चल गया कि मुझे किसी टीचर की ब्लेसिंग्स हासिल है, जो कि मुझसे कई समय पहले, शायद 6-7 महीने पहले मिले थे। फिर भी युवे तैयार नहीं थे। अब ओल्ड मैन भी कहते हैं, बच्चे तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम कितनी लकी हो, इस दुनिया में बहुत सारे जीनियस मुझे फॉलो करना चाहते हैं। युवे भी इनसे कहती है कि मुझे मालूम है, पर मेरी कंडीशन अगर आप फुलफिल नहीं करोगे तो मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि प्रिंस ने मेरी मदद की थी, मेरे ग्रैंडफादर को भी ठीक किया था। अब युवान स्माइल करते हैं और युवे से कहते हैं, देखो युवे, मैंने तुम्हारी मदद इसलिए नहीं की थी कि तुम मेरे एहसान तले दब जाओ, बल्कि हम एक बेस्ट फ्रेंड है और तुम कल्टीवेशन में अच्छा करोगी, तुम मुझे भी सपोर्ट कर पाओगी। अब युवे जब ये सुनती है तो हल्का सा ब्लश तो करती है कि बेस्ट फ्रेंड, पर इसकी आंखों में एक हल्का सा डिमनेस था, मतलब शायद ये कुछ और ज्यादा समझती थी खुद को। और युवे कहती है, पर हमारे ये जो गुड बाय होगा काफी सालों के लिए हो सकता है। आंखें इसकी थोड़ी नम हो जाती है, क्योंकि युवान के साथ रहना इससे भी काफी अच्छा लगता था। चाहे युवान कैसा भी हो, वीक भी रहे तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। युवान फिलहाल अपनी हाथ को आगे बढ़ाते हैं और इसके आंसुओं को पोंछते हैं और कहते, टेंशन मत लो, एक न एक दिन जरूर हम मिलेंगे, पर मुझे ये डर लग रहा है कि तुम मुझसे कहीं ज्यादा पावरफुल बन जाओगी। युवे और भी रोने लगती है कि कुछ भी हो जाए, मेरी नजर में तो आप हमेशा प्रिंस ही रहोगे, और जाओ इंस्टीट्यूट से अच्छा कोई इंस्टीट्यूट मेरे लिए हो नहीं सकता। अब ओल्ड मैन भी कहते हैं, तुम इस बच्चे को कुछ ज्यादा ही अच्छा समझती हो, ये उतना भी नहीं है। पर युवे इनकी बात सुनती नहीं है और युवे पूछती है, क्या आप फ्यूचर में मुझे ढूंढते हुए आओगे? युवान भी कहते हैं, टेंशन मत लो, जरूर आऊंगा, क्योंकि कुछ भी हो, युवान के भी दिल में कहीं ना कहीं ये लड़की तो थी जरूर। अब फिलहाल युवे स्माइल करती है और ओल्ड मैन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिलहाल ये अपने कमरे में निकल जाती है। युवान को भी यहाँ पे बुरा तो लग रहा था, क्योंकि इस लड़की के साथ ये एक तरह से बचपन से थे। अब इस दौरान ओल्ड मैन कहते हैं कि बच्चे निराश मत हो, क्योंकि तुमने इस लड़की को मना लिया है, तो मैं भी तुम्हें बदले में कुछ बताना चाहूंगा। इस दौरान युवान भी इनसे कहता है, उम्मीद है आप युवे का अच्छे से ख्याल रखोगे। और ये कहते हैं, क्या तुम डिसअपॉइंटेड हो कि मैं तुम्हें लेके नहीं जा रहा हूँ मेरे साथ? युवान हंसता है कि सबकी डेस्टिनी अलग होती है, और मैं भी फ्यूचर में कोई नॉर्मल बंदा नहीं बनूंगा, क्योंकि इसे मालूम था कि इसके पास एंसेस्ट्रल ड्रैगन स्क्रिप्चर है। अगर इसके ये 3rd लेवल पे भी पहुंच गया ना, तो ये बाप चीज बन के निकलेगा। ओल्ड मैन भी कहते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, मैं तुम्हें कुछ पॉइंटर्स देता हूँ। अब जाओ युवान इनकी बात ध्यान से सुनता है। अब ये बताते हैं कि अगर देखा जाए तो जाओ एम्पायर के जो यंगर जनरेशन है, तुम उसके पीक पर हो, राइट? युवान हमेशा रिलाता है और कहता है, लेकिन इस दुनिया में मेरे से भी बहुत सारे पावरफुल लोग हैं। अब ये जो एल्डर थे बताते हैं कि तुम्हारे ड्रैगन ब्लेसिंग्स को जिसने हासिल किया था, यानी वो पाइथन और स्पैरो, धीरे धीरे अब उनके पंख खुलने लगे, यानी कि वो पावरफुल हो रहे हैं। और वो एम्पायर का क्राउन प्रिंस, यानी जिसको कि हम शायद पाइथन भी कहते हैं, वो हुआंग, वो अभी ऑलरेडी हेवन गेट के एडवांस लेवल पे पहुंच चुका है, यानी कि अल्फा ओरिजिन से कुछ कदम ही दूर है। जब युवान हैरान था कि यार इतना जल्दी इतना पावरफुल, शायद इसके ड्रैगन ब्लेसिंग्स का ही वो कमाल था। और ये ओल्ड मैन बताते हैं कि वो वांग कोई नॉर्मल लेवल का बंदा नहीं है, यानी हेवन गेट में तो है वो, पर अपने से भी ज्यादा पावरफुल लोगों को वो हरा सकता है, और तुम उससे अभी भी काफी पीछे हो। जवीवन एकदम शांति से सुन रहा था और कहता है, कहीं आप मुझे डिमोटिवेट तो नहीं कर रहे हो? ग्रे एल्डर हंसते हैं और कहते हैं कि जाओ एम्पायर तुम्हारे लिए पिंजड़ा सा है, तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा और अलग अलग बैप्टिज्म हासिल करने पड़ेंगे, तभी तुम्हारा टैलेंट निखर के बाहर आएगा। युवान भी इनकी बातों से सहमत था और कहता, मतलब आप चाहते हो कि मैं जाओ एम्पायर फिलहाल छोड़ दूं? अब ओल्ड मैन एक कहानी से सुनाते हैं कि बहुत पहले एक सेंट थे जो कि मारे गए थे, और उनका जब होली ब्लड गिरा तो वो एक डोमेन में बदल गया, उसे हम सेंट रीमेंस डोमेन्स कहते हैं, और वहां पर कई सारे ट्रेजर्स मिल सकते हैं। अगर उनका तुम्हें ब्लड मिल गया तो तुम्हारा पावर काफी ग्रो कर सकता है और तुम उनके अगले सक्सेसर बन सकते हो, और शायद उनके दम पे तुम अपना एक डोमेन बना पाओगे, या शायद उससे भी बड़ा वो लेवल पे तुम जा सकते हो। अब जाविवान पूछता है, ये सेंट क्या चीज होता है? क्योंकि जो सेंट नाम था इसमें ही मानो एक डिविनिटी हो। ओल्ड मैन कहते हैं, फिलहाल ये समझ तुमसे परे है, बस ये समझ लो कि वो लोग काफी पावरफुल होते हैं, इस दुनिया में टॉप लेवल में गिने जा सकते हैं। और जो मैं तुम्हें उस सेंट रेमेंस के बारे में बता रहा हूं वो कांग मंग कॉन्टिनेंट में है, और फिलहाल उसी चीज के लिए बहुत सारे जो यंगर जनरेशन के लोग हैं वो ट्रेन कर रहे हैं ताकि उस सक्सेशन को, इनहेरिटेंस को हासिल कर पाए। और वहां पर वो एम्पायर का जो क्राउन प्रिंस है वो वांग, वो भी जाने वाला है। और अगर तुम उस इनहेरिटेंस को हासिल कर लिए तो जो कांग मंग कांगजुआन हेवन के लोग हैं वो तुम्हें अपनी एकेडमी में ले लेंगे। फिलहाल वहां पर 6 एकेडमीज हैं, तो उनमें से तुम किसी एक को चूज कर पाओगे। अब ये इन्फॉर्मेशन प्रिंस इवान के लिए काफी बड़ा था और शायद इनके आगे का रास्ता बना सकता था।
अब युवान के मन में एक प्रश्न आता है कि अगर वो सेंट रिमेन्स इतना स्ट्रांग है तो कंट्रीज वाले अपने अल्फा लेवल या उससे भी पावर लेवल, जिससे कि डिवाइन ड्वेलिंग स्टेज कहा जाता है, उन लोगों को भेजकर उसे हासिल कर सकते थे। पर एल्डर बताते हैं कि वो जो सेंट का प्रेशर है ना, वहां पर ज्यादा पावरफुल लोग वो एंटर कर ही नहीं सकते। और ये बताते अगर वो क्राउन प्रिंस को मिल गया तो तुम्हारे आगे जाने के रास्ते ये बंद हो जाएंगे। तो क्या तुम उस जर्नी पे जाना चाहोगे? हालांकि उसमें काफी खतरे हैं। युवान अपनी आंखें बंद करता है, एक गहरी सांस लेता है और फाइनली इन्हें खोलता है कि वो वांग ये तो मेरे से पहले से आगे, और शायद मुझे ये गिफ्ट को, ये इनहेरिटेंस को हासिल करना पड़ेगा अगर इस गैप को भरना है तो। कि साला वो वांग, उसके पास मेरा ड्रैगन इनहेरिटेंस भी है, ड्रैगन ब्लेसिंग्स भी है, इस बार मैं उसे कुछ भी हासिल करने नहीं दूंगा। युवान फिलहाल इन्हें थैंक्स बोलता है। एल्डर भी कहते हैं चलो तुम्हारे पास कुछ करेज तो है। और फिलहाल ये ओल्ड मैन एक मैप भी देते हैं कांगमांग कॉन्टिनेंट का, जहां पर वो लोकेशन भी जो सेंट रिमेन्स का था उसमें मार्क था। वहां पर पहुंचने में जाओ एम्पायर से कुछ महीने तो लगने ही वाले थे, और सेंट डोमेन खोलने में अभी भी 6 महीने का समय था। तो जाओ युवान वहां पे पहुंच सकता था। जाओ युवान यहाँ पे अपनी कमर कस चुका था कि आगे का बैटल, आगे की जर्नी काफी फियर्स होने वाली थी। इस दौरान ये एल्डर एक जेड टाइटल भी देते हैं जाओ युवान को, जिस पर कांग लिखा हुआ था। युवान इनसे पूछता है कि ये क्या चीज है, पर फिलहाल ये बताते नहीं कि जब वहां पे पहुंचोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। और फिलहाल युवान इसे अपने बैग में रख लेता है। एल्डर भी आज के दिन यूवे और इसके ग्रैंडफादर के साथ यहां से निकलने वाले थे, और आज के दिन फिलहाल युवान और यूवे एक बार फिर से मिलते हैं। यूवे फिर से कहते हैं योर हाइनेस, फ्यूचर में पक्का मेरे से मिलने आना। युवान फिर से स्माइल करते हैं और कहते हैं टेंशन मत लो, मैंने प्रॉमिस किया है। यूए भी स्माइल करती है और युवान वगैरह फिलहाल यहाँ से निकल जाते हैं। और ये लोग भी इधर से अपने डायरेक्शन में डेस्टिनी को हासिल करने के लिए निकल पड़े थे। जाने से पहले एल्डर ये भी कहते हैं अगर तुम्हें वो इनहेरिटेंस नहीं मिला तो लड़की को ढूंढने मत आना। युवान भी हंसता है और फिलहाल दोनों अपने अपने रास्ते पे निकल चुके थे। युवान फिलहाल घर पे आता है। रास्ते में ये भी सोच रहा था वो वांग फाइनली तुमसे मुलाकात अब होगी, और मन में ये भी सोचते हैं कि यूवे उम्मीद है कि हमारा फ्यूचर काफी अमेजिंग होगा। अब जाओ किंग और किन्यू काफी टेंशन में थे कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। पूरा मैटर्स ये बताता है। जाओ किंग को इस जगह के बारे में पता था, पर ये युवान को इसलिए नहीं बताए थे कि युवान वहां पर जाएगा और वहां पर खतरा काफी ज्यादा है। पर युवान अब इन चीजों को डिसाइड कर चुका था और अपने मम्मी पापा को समझाता है कि आप टेंशन मत लो, मेरे पे बस भरोसा रखो। जाने से पहले युवान वो जो बैटल सेट के पपेट्स थे उनके बारे में भी अपने फादर को बता चुका था, और याओ याओ ने भी वो जो बाउंड्री रून्स थे उनके लिए इनकी हेल्प कर दिया था। और 3 दिन के बाद युवान यहाँ से निकलने वाला था। इस दौरान दिन पलक झपकते निकल चुके थे और आंटी किंग ये काफी निराश थी। याओ याओ समझाती है कि आप टेंशन मत लो, इसका ध्यान मैं रखूंगी। किन्यू फिलहाल याओ याओ से गले मिलती है, ये काफी इमोशनल थी। जाओ किंग यहाँ पर कुछ क्रिस्टल कार्ड्स देते हैं जिसके थ्रू युवान यहाँ पर आगे कुछ अगर परचेज करना हो तो उन्हें कर सकता था। अब फिलहाल ये लोग एक 5 लाइन हॉर्स पे बैठते हैं, यहाँ से आगे निकल जाते हैं। जाने से पहले जाओ किंग फिर से कहते हैं कि युवानीर उम्मीद है कि हमारा जो सैक्रेड ड्रैगन था, हमारा बेटा जो पहले था, वो फिर से राइज करेगा। युवान भी हंस के एक स्माइल देता है। इधर सीन शिफ्ट होता है, वो हुआंग को दिखाया जाता है। इसे भी वो न्यूज मिल रहा था कि सेंट डोमेन अब वो खोलने ही वाला है, आप कब जा रहे हो। फिलहाल इसके सामने में ये जो बातें बता रही थी एक लेडी थी पर्पल ड्रेस में, दिखने में ये भी काफी सुंदर थी। और वो वांग कहता है मैं कल ही निकल रहा हूँ। और वो वांग कहता है मेरे पास तुम्हारे जैसा टैलेंट नहीं है कि तुम एक ही झटके में इतना ज्यादा आगे निकल गई। यंग लेडी भी कहती है सबकी अपनी डेस्टिनी होती है, तुम भी काफी ग्रो कर जाओगे अगर तुम्हें वो इनहेरिटेंस मिल गया तो। वो वांग भी कहता है वो मेरा ही होगा। पर ये लेडी समझाती है कि ज्यादा एरोगेंस ये सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जीनियस वहां पे पहुंचने वाले हैं। जैसे कि यामा सेक्ट से कोई आ रहा था, कोई निंग क्लैन से, कोई जाओक्यू क्लैन से। और ये लेडी कहती मैं भी इन चीजों को एंजॉय करना चाहती थी, पर मेरा कुछ और काम है। ये लड़की एक फिनिक्स के समान थी और प्रोफेसी में लिखा हुआ था कि पाइथन और जो फिनिक्स है वो एक दूसरे को देख नहीं सकते। वो वांग सोचता है कि हम दोनों ट्विन्स हैं, फिर भी एक दूसरे से मिल क्यों नहीं सकते। पर ये लेडी कहती है ड्रैगन तुम नहीं हो, मतलब ड्रैगन फिनिक्स को नहीं देख सकता। और वो वांग अपने को ड्रैगन समझता था, पर ये था नहीं। अब वो वांग को भी गुस्सा आता है कि बकवास बंद करो, ट्रू ड्रैगन मैं ही हूं। वो प्रिंस तो क्रिपल्ड हो चुका है। ये जो लेडी थी इसका नाम था वू याओ। लेडी फिर से समझाती कि वो वांग मेरी बात समझो, किसी को भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए। तुम्हें जो ब्लेसिंग्स मिला है उस प्रिंस के वजह से ही मिला है, उसी की वजह से हम दोनों इतने स्ट्रांग हुए हैं, तो हमें सावधान भी रहना चाहिए। वो वांग कहता है तुम उस क्रिपल ड्रैगन की बात कर रही हो, उसके अंदर इतनी औकात ही नहीं है कि वो अपनी ड्रैगन ब्लेसिंग्स हमसे छीन पाए। हेवन से गलती हो गई थी, वो ब्लेसिंग्स शुरू से ही मेरे पास होना चाहिए था।
अभी यंग लेडी बताती है कि जिसकी तुम बात कर रहे हो फिलहाल वो एक अल्फा लेवल के भी एक्सपर्ट को मार चुका है और फिलहाल उसका पावर लेवल की नर्सिंग स्टेज में है। यानी उसने कोई एक्सटर्नल फोर्स यूज किया था पर वो पहले से स्ट्रांग हो चुका है। यंग लेडी फिर से समझाती कि वो हुआंग तुम मेरी बात नहीं समझ पा रहे। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम अपने एरोगेंस की वजह से मारे जाओगे। पर फिलहाल वो हुआंग इन बातों को इग्नोर कर देता है और वो हुआंग कहता है टेंशन मत लो, जैसे ही मुझे इनहेरिटेंस मिल जाएगा मैं जाओ एम्पायर को निकल जाऊंगा। वो याओ भी कहती है कि मैं अगले दिन निकलने वाली हूँ। वो हुआंग कहता है टेंशन मत लो, मैं ट्रू ड्रैगन बन जाऊंगा। ये लेडी फिलहाल यहाँ से निकल जाती है और मन ही मन सोचती है सेक्रेड ड्रैगन ऑफ जाओ क्लैन, मुझे ब्लेसिंग्स तुमसे ही मिले और इस दुनिया में वैसे भी स्ट्रॉन्ग वीक को खाता है। और ये कहती है क्रिपल्ड फ्रेंड्स, अगर तुम फिर से आगे बढ़ गए तो तुम्हारा जो पावर है मैं उसे फिर से डिवोर कर जाऊंगी। दिखने में ये भी काफी सुंदर थी। फिलहाल अगले दिन की सुबह होती है और क्राउन प्रिंस वो हुआंग यहाँ से निकल जाता है। इधर सीन शिफ्ट होता है, स्वॉर्ड एम्पायर को दिखाया जाता है। यहाँ पे भी एक बंदा था जो कि दिखने में काफी यंग था, पीछे में एक तलवार लटका के था और ये भी सेंट रेमेंस डोमेन के लिए ही निकल रहा था और कहता है मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जिससे मैं अपनी तलवार की धार को तेज कर पाऊं और शायद निंग क्लैन का बंदा या वो वू क्लैन का बंदा वो मेरे अच्छे अपोनेंट हो सकते हैं। अब यहाँ पर 1000 बीस्ट एम्पायर को दिखाया जाता है जहाँ पर एक लेडी थी, ये भी उसी डायरेक्शन में निकलती है और उसके कंधे पर एक छोटी सी बर्ड भी थी। अब ऐसे करके बहुत सारे लोगों को उस डायरेक्शन में बढ़ते हुए दिखाया जाता है। सीन शिफ्ट होता है, कांगबांग कॉन्टिनेंट के नॉर्थ साइड में जाओ क्यू क्लैन को दिखाया जाता है। यहाँ पे एक लेडी थी और साथ में इनकी एक सर्वेंट जो कि कहती है कि समय हो चुका है, क्या हम निकलें। अभी जो लेडी थी दिखने में काफी सुंदर थी, बदन मानो बर्फ के समान सफेद हो और बॉडी काफी कर्वी। इस सर्वेंट से कहती है कि फादर को कह दो इस बार मैं पक्का कोई दूल्हा पसंद कर लूंगी। अब यहाँ से यामा किंग का भी जो ट्राइब था वो गुजरता है। लोगों को समझ में आने लगा था कि अब जो जीनियसेस हैं ये डोमेन्स की तरफ बढ़ने शुरू कर चुके हैं। सभी जानना चाहते थे कि वो इनहेरिटेंस वो कौन हासिल कर पाएगा। अब यहाँ पर एक माउंटेन की तरफ साउथ वेस्ट रीजन में दिखाया जाता है जहाँ पर एक बीस्ट की आवाज साफ सुनी जा सकती थी। ये जो भी बीस्ट था ये ग्रेट 2 का बीस्ट था और इसे लोग रशिंग थंडर बीस्ट कहते थे। और फिलहाल इसकी फाइट एक ह्यूमन फिगर से चल रही थी। पर फिलहाल ये जो भी फिगर था इस बीस्ट को हरा देता है, इसके क्रिस्टल को भी निकाल लेता है और इसका जो ब्रश था उसमें ये इसके स्पिरिट को स्वालो कर जाता है। ये था अपना प्रिंस युवान। 2 महीने बीत चुके थे जब से इसने जाओ एम्पायर को छोड़ा था और रास्ते में इन्हें कई सारे बीस्ट मिलते हैं जिससे इसे फाइट करके ये अपने स्ट्रेंथ को और अपने ब्रश को भी स्ट्रॉन्ग कर रहा था। और फिलहाल इसका पावर लेवल एडवांस की नरिशिंग स्टेज के काफी करीब था। युवान काफी खुश था कि एक बीस्ट को मैंने एक पंच से मार दिया। पर याओ याओ कहती अभी भी तुम काफी वीक हो और ओमनी पाइथन की तुम उसका इस्तेमाल अभी भी सही नहीं कर पा रहे हो। जाओ युवान फिर से थोड़ा निराश हो जाता है, यार ये लड़की ये कभी तारीफ कर ही नहीं सकती। अब युवान कहता है कि मुझे गाइड करिए। याओ याओ तभी हंस के कहती है पहले टुनटुन के लिए खाने का व्यवस्था करो। फिलहाल युवान वो जो थंडर बीस्ट था उसको लेकर आता है और उसे पकाता है। फिर उसके बाद ये टुनटुन वगैरह मिलके खाते हैं। फिलहाल इनकी बातें चलती है और याओ याओ पूछती है कि क्या तुम्हारे पाइथन की में कुछ चेंजेस हुए हैं। युवान को कुछ समझ में नहीं आता। इधर याओ याओ इशारा करती है टुनटुन की तरफ कि जाओ इसे एक चमाट दो। टुनटुन अचानक से गायब होता है कि ऐसे ही मौके का तो मैं वेट करता हूँ और एक अपना जो पंजा वाला अटैक रहता है युवान की तरफ दे मारता है। अब बदले में काउंटर करने के लिए युवान भी अपने जेनेसिस की को रिलीज करता है। पर टुनटुन का पंच इतना पावरफुल था कि युवान जाके पीछे में एक पेड़ से टकराता है और चिल्ला उठता है और टुनटुन को गाली मार रहा था। याओ याओ फिर से पूछती है जब तुम्हारा अटैक इससे टकराया तो तुमने कुछ चेंजेस फील किए। प्रिंस युवान भी बताते हाँ, जब मैं इससे फाइट करने जा रहा था तो मानो मेरा पाइथन की मेरे ब्लड और मेरे फ्लैश के साथ मर्ज होना चाहता हूँ। याओ याओ फिर से इशारा करती है टुनटुन। पर टुनटुन इस बार सोच रहा था यार इसे दोबारा से मारूंगा तो पता नहीं ये खाना देगा कि नहीं। पर जब जाओ युवान खुद कहता है तो टुनटुन फिर से इस पर एक अटैक कर देता है। इस बार फिर से युवान पीछे जाके गिरता है पर इस बार अपने जेनेसिस की में इसने चेंजेस फील कर लिए थे कि अपने आप ये जो जेनेसिस की था इसके ब्लड और फ्लैश में मिक्स हो चुका था और ये युवान का ही रेजिस्टेंस था जिसकी वजह से ये इसे पूरी तरह से मर्ज नहीं कर पा रहा था। और जब अपने दिमाग को शांत करता है, इसे मर्ज होने का मौका देता है तो ये फील करता है कि इसके हाथ वगैरह में कुछ स्केल्स पैदा हो रहे थे, पाइथन के स्केल्स जो कि ग्रीन कलर में चमक रहे थे। और इस बार ये वाले अटैक में जाओ युवान को ज्यादा पेन फील भी नहीं होता। ये जो स्केल्स थे इनमें एक अलग ही डिफेंसिव पावर था। याओ याओ स्माइल करके बताती है कि ओमनी पाइथन की का ये पहला वंडर है, इसे हम मैजिकल पाइथन स्केल्स कहते हैं। यानी जब भी तुम्हें कोई अटैक करेगा तो ये जो एंसेस्ट्रल ड्रैगन की है इसका फर्स्ट लेवल जिसे कि हम ओमनी पाइथन की कहते हैं ये तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, तुम्हारे बॉडी के साथ फ्यूज होकर के एक आर्मर बना देगा। और इस मैजिकल पाइथन की के भी 3 लेवल्स होते हैं। जैसे जैसे तुम्हारा लेवल बढ़ेगा, फिलहाल तुम फर्स्ट लेवल पे हो तो इसका कलर ग्रीन है
सेकंड पे जाओगे तो ये जो स्किल्स हैं ये गोल्ड में बदल जाएंगे, और जब टॉप लेवल पे चले जाओगे तो ये पर्पल गोल्ड में बदल जाएंगे। और अगर तुम उस लेवल पे पहुंच गए तो अल्फा एक्सपर्ट भी तुम्हारे डिफेंसेस को नहीं तोड़ पाएगा। फिलहाल इसका जो फर्स्ट लेवल था वो हेवन गेट के एक्सपर्ट के अटैक्स को ब्लॉक कर सकता था। समय बीतता है और याव याव के हिसाब से ये माउंटेन को ये लोग 3 दिन में छोड़ सकते हैं, और मैप के हिसाब से अगला जो रीजन होगा वो गू क्लैन का होगा। और ये जो गू टेरिटरी है ये सेंट रिमेंस डोमेन के काफी करीब है, और याव याव बताती है गू क्लैन ये सही जगह है क्योंकि वहां के जो लोग हैं वो जेनेसिस रून्स में अच्छे एक्सपर्ट माने जा सकते हैं। और इसके हिसाब से गू क्लैन के पास एक स्पिरिट रिफाइनिंग टावर है जिससे कि स्पिरिट को टेम्पर्ड किया जा सकता है। और क्योंकि फिलहाल युवान का जो स्पिरिट था वो मिड इल्यूजनरी स्टेज में पहुंचा हुआ था, फंसा हुआ था, इसे एडवांस भी करना था, और शायद ये अगर वहां पे ट्रेन करे तो एडवांस इल्यूजनरी स्टेज में पहुंच सकता था। और अगर इस लेवल पे ये पहुंच गया तो ग्रेड 3 के जेनेसिस रून्स ये सीख पाएगा। पर गू क्लैन इन्हें वो देगा क्यों? अब याव याव कहती है फिलहाल उसकी टेंशन छोड़ो और आराम मत करो, जो जेनेसिस रून्स मैंने तुम्हें सिखाए थे ग्रेड 2 के उन्हें मास्टर करो, क्योंकि तुम्हारा पावर लेवल काफी कम है और जो वहां पर जीनियस आ रहे हैं वो तुम्हें आराम से हरा सकते हैं। इधर 3 दिन और निकल चुके थे और जाओ युवान यहाँ पर 2 घंटे से कल्टीवेशन में बैठा हुआ था। इसके बॉडी से एक गोल्ड लस्टर वाली जेनेसिस की बाहर निकल रही थी, और फाइनली ये एडवांस की नरिशिंग स्टेज में एंटर कर चुका था, यानी कि अब ये हेवेंस गेट वाले लेवल में जाने के काफी करीब था। याव याव इसे देखती और कहती चलो कोई नहीं, 2 महीने की ट्रेनिंग वेस्ट नहीं गई, फाइनली तुम एडवांस कर तो गए। आधा दिन तक ये पैदल आगे बढ़ते हैं और रास्ते में ने अब कई सारे लोग देखने को भी मिलते हैं जो कि शायद सेंट डोमेन से ही जा रहे थे, और इनकी नजर बस इन्हीं पर थी, मतलब याव याव पर ज्यादा थी। सामने में इन्हें गो सिटी देखने को मिलता है। फिलहाल याव याव और युवान यहाँ पे एंटर कर जाते हैं और रास्ते में इन्हें एक प्रीशियस ट्रेजर पवेलियन भी देखने को मिलता है जहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हो चुके थे। अब क्योंकि 2 महीने जाव युवान ने काफी ट्रेन किया था तो जो भी चीजें थी ये खर्चे कर चुका था, तो शायद अब खरीदने का समय था। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें थी जैसे कि ग्रेड 2 के जेनेसिस रून्स, ग्रेड 3 के, और वहां पर दाम भी लिखा हुआ था कि इतने 1000 क्रिस्टल्स में आप इन्हें खरीद सकते हो। ग्रेड 4 के जो जेनेसिस रून्स थे ये काफी कम थे पर दाम भी इनका काफी ज्यादा था। फिलहाल याव याव जाओ युवान को टुनटुन को थमा देती है और कुछ जो खाने का इंतजाम करना था ये दोनों करने चले जाते हैं। युवान यहाँ पे बैठा हुआ था, जो भी चीजें चाहिए थी सामने की जो सर्वेंट थी वो अटेंडेंट इकट्ठा कर रही थी, तभी यहाँ पर एक ग्रीन कलर की लड़की आती जो कि इसे देखकर लार टपकाने लगती है। युवान हैरान था पर जब ये ध्यान से देखता है तो लड़की उस कुत्ते को यानी टुनटुन को देखकर लार टपका रही थी। फिलहाल ये लड़की अपने लारों को पूछती है और कहती है ये जो क्रिएचर है तुम्हारे पास क्या ये तुम मुझे बेच सकते हो? कोई भी प्राइस मैं पे करने को तैयार हूँ। स्टोरी यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।